पटेल नगर में हुई घटना को लेकर राष्ट्र एवं सख्त कहा, देवभूमि में नहीं चलेगी अराजकता, अराजकता फैलाने वालों पर हुई कठोर कार्रवाई। गणेश जोशी ने मसूरी के मालरोड बाजार का किया नेतृत्व, बड़े जीएसटी दरों पर व्यापारियों से लिया फीडबैक, और व्यापारियों ने प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। मसूरी में सेवा पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य शिविर आयोजित, मंत्री गणेश जोशी ने शिविर में लिया भाग। गणेश जोशी ने खुद भी कराया स्वास्थ्य जांच। मंत्री गणेश जोशी ने किया कन्या पूजा, नवरात्रि के अष्टमी पर परिवार संघ की पूजा, प्रदेशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। और नई टिहरी में 14 सितंबर से 17 दिवसीय महादेव क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट आयोजित, डीएम ने टूर्नामेंट का किया शुभारंभ, कहा खेलों में दूर होगा नशा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पटेल नगर में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे। जी हां, पटेल नगर देहरादून में हुई घटना को लेकर सीएम धामी सख्त, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच अशांति और उपद्रव फैलाने की सोची समझी साजिश, उन्माद, दंगा और धार्मिक कट्टरता बर्दाश्त नहीं, देवभूमि में नहीं चलेगी अराजकता, अराजकता फैलाने वालों पर हुई कठोर कार्रवाई, उपद्रवियों और दंगाइयों के खिलाफ देश का सबसे कठोरतम दंगा रोधी कानून लागू, सरकारी और निजी संपत्ति को हुआ नुकसान तो होगी दंगाइयों से भरपाई। देखिए, ये केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति, उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वह आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। देवभूमि उत्तराखंड, जहां गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, चार धामों का प्रदेश है, आदि कैलाश से लेकर अनेक हमारे ऐसे श्रद्धा और आस्था के धर्म स्थान देवभूमि उत्तराखंड में है। ये महासू महाराज, धारी देवी, मां पूर्णागिरी देवी, जागेश्वर धाम, यहां पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है तो कानून ने अपना काम सख्ती से किया है और हमने ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहां सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। जो भी सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति हो, दंगा करने वाला जो भी होगा, इसकी जो है भरपाई उसी व्यक्ति से उसकी भरपाई करवाई जाएगी और ये काम बहुत सख्ती से करवाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी पिक्चर पैलेस स्थित मॉल रोड बाजार का भ्रमण किया। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और पर्यटकों से संवाद करते हुए घटे हुए जीएसटी दरों पर सुझाव और फीडबैक लिया। मंत्री जोशी ने व्यापारियों से आग्रह किया कि वह इस जानकारी को अधिक से अधिक आम जन तक पहुंचाएं ताकि जनता इसका सीधा लाभ उठा सके। बाजार भ्रमण के दौरान मसूरी के व्यापारियों और पर्यटकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटाई गई जीएसटी दरों के लिए धन्यवाद दिया। मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इस त्योहारी सीजन में मोदी सरकार ने आम जन को बड़ी राहत दी है। मंत्री जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लागू नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी आम जन को सीधा लाभ पहुंचाने के साथ साथ व्यापार और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली ऐतिहासिक पहल है। लोगों से बात की है, कई चीजें जैसे 18% वो घटकर 5 पे आ गई है, कोई 12% थी वो भी 5 पे आई है और आम जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा दशहरे और दिवाली पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। अभी आपने देखा था, मैं लोगों से पूछ रहा था कि आप लोग मोदी जी के काम से प्रसन्न हैं,
क्या मोदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने थैंक यू मोदी जी कहा। तो इस बात का प्रतीक है कि आज आम जनमानस इस फैसले से खुश है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हमेशा उन्हें समाज की जनता की प्रधानमंत्री बनने के बाद चाहे जनधन योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हो, चाहे शहरी आवास योजना हो, जनधन योजना हो, सारी योजनाएं गरीबों को फोकस करके बनाई हैं और इस दृष्टि से देश की करोड़ों जनता को लाभ मिलेगा। सर आपको ध्यान होगा और आपने कई टीवी देखा होगा, उसमें फिलहाल ये कह दिया गया है कि मान लिया किसी के पास पुराना स्टॉक पड़ा है और उसको सस्ते में बेचता है तो दुकानदार को उसको एक फॉर्म दिया जाएगा, भरकर भेजेगा और उसका रिफंड जो है सरकार करेगी। मुझे आयुष रावत जी मेरे बड़े भाई हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वास्तव में इनका हित कोई कर रहे है तो हमारी सरकार कर रही है। हमारी चेयरमैन साहब यहां पर हैं, क्योंकि हर बार देखने में आता था कोई भी वीआईपी आए, कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो तो ब्याज इन छोटे व्यवसायों पर बढ़ती थी। हमने इनका परमानेंट सोल्यूशन कर दिया है और जब उनको पता लगा कि 15 दिन के बाद पहले खेत में हम चालू। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी नगर पालिका टाउन हॉल में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे स्थानीय नागरिकों का हालचाल जाना। स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मंत्री गणेश जोशी ने स्वयं भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया और लोगों से नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पूरे देश में सेवा और जन कल्याण के कार्य संचालित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य समाज के अंतिम छोर तक स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं पहुंचाना है। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख को था और भारतीय जनता पार्टी ने इसको सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का संकल्प लिया। 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक जगह जगह सेवा के काम, स्वास्थ्य कैंप, सफाई कैंप, वृक्षारोपण, गरीबों को राशन वितरण, गरीबों के साथ भोजन, ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में एक काफी बड़ा स्वास्थ्य शिविर यहां पर लगाया गया है, जिसमें मैं अभी स्टॉलों का भ्रमण किया। सभी स्पेशलिस्ट यहां पर हैं, पर्याप्त दवाइयां यहां पर हैं और साथ ही आज ब्लड डोनेशन कैंप भी यहां पर लगा है। एक जो बोतल रक्त है कई लोगों की जान बचाता है, इसलिए रक्तदान करना भी बहुत जरूरी है। और एक बार फिर मैं प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु की कामना करता हूं, क्योंकि उनके नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और जहां अन्य नेता अपने जन्मदिन को दूसरे भी मनाते हैं, हमारी ये संस्कृति है कि हमारे यहां जो हमारे बड़े नेताओं का जन्मदिन हो या कोई और कार्यक्रम हम सेवा के रूप में बनाते हैं, क्योंकि राजनीति में हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और अभी कुछ मुझे यहाँ पर बताया गया कि मैं उसको देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलें, लोगों को उन कामों के लिए देहरादून आना पड़े, तो दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। मैं खुद अभी यहाँ से आया हूँ, लगातार कई दिन मेरा आना हुआ है। लोगों की जान की कीमत से पर्याप्त नहीं है कल को कोई दो। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। ही सेवा है 2025 पखवाड़ा। स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है तो समृद्धि है। नगर निगम देहरादून की शहरवासियों से अपील, कृपया घर का गीला, सूखा व घरेलू संकटमय कूड़ा पृथक पृथक कर नगर निगम के कूड़ा वाहन में ही दें। सफाई से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए आप नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1800 1800
4571 पर कॉल कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। भवन निर्माण अपशिष्ट आदि को सड़कों और गलियों में न डालें। निवेदक सौरभ थपलियाल, महापौर नगर निगम देहरादून एवं नमामि बंसल IAS, मुख्य नगर आयुक्त देहरादून। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के पावन अवसर पर अपने आवास पर परिवार संग विधिवत कन्या पूजन कर नवदुर्गा स्वरूप कन्याओं का आशीर्वाद लिया। कैबिनेट मंत्री जोशी ने कन्याओं के पांव पखारे, उन्हें चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी और श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर दक्षिणा और उपहार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का पर्व मातृशक्ति की आराधना और सम्मान की प्रेरणा देता है। इस बीच इस मौके पर प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कैबिनेट मंत्री ने सभी की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति के सम्मान की गौरवमयी परंपरा रही है और नवरात्रि का यह पर्व उसी महान परंपरा का प्रतीक है। आगे बढ़ेंगे। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में मां दुर्गा के जयकारों और भक्तिमय माहौल के बीच नवरंग डांडिया 3.0 की धूम देखने को मिली, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ SGRR यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर प्रथप्पन के पिल्लई, कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मालविका सती कांडपाल और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RP सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। गरबा और डांडिया की ताल पर सजी रंगीन छटा ने कार्यक्रम को अविस्मरणीय बना दिया। पहाड़ी मंडान की मधुर धुनों से लेकर रग गुजराती गरबा और डांडिया की थिरकन तक हर लम्हा नवरात्रि की भक्ति और उत्सव का संगम बना रहा। बंगाली, गुजराती और पहाड़ी व्यंजनों की खुशबू ने आयोजन में चार चांद लगा दिए। छात्र छात्राओं ने नवरात्रि की पावन बेला पर माता रानी के विभिन्न स्वरूपों का गुणगान किया। इस दौरान श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट महंत देवेंद्र दास महाराज ने सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर रा प्रथप्पन के पिल्लई ने कहा कि नौरंग डांडिया जैसे आयोजन विविधता में एकता का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक पर्व विद्यार्थियों में ऊर्जा, उत्साह और सामाजिक जुड़ाव की भावना को प्रबल करते हैं। उन्होंने कहा कि यह उत्सव छात्र छात्राओं को भारतीय परंपराओं और संस्कारों से जोड़ने के साथ साथ सामूहिकता और सहयोग की सीख भी दे रहा है। पासु सदक्षणी जगतिम हस्ते प्रसन्नाननम सेवे सैर्मर्दिनी म्या महालक्ष्मी सरोदिता हरि ओम जगेन जजमय जंता देवा। और डीएम नितिका खंजलवाल की अध्यक्षता में वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को लेकर बैठक हुई। डीएम ने लोक निर्माण विभाग, बौराड़ी, चंबा और PMJSY के वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम नितिका ने वन भूमि हस्तांतरण को लेकर भूमि अधिग्रहण को वर्गीकृत कर उसकी श्रेणी और फोटोग्राफ्स चेक कर उसे GIS मैप करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे तहसील और वन विभाग को सत्यापित करने में सुविधा होगी और वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में विलंब नहीं होगा। भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव के संबंध में डीएम ने कहा कि उत्तराखंड भूमि और वन स्वरूप भूमि का घनत्व के अनुसार जमीन के बदले जमीन और वृक्षारोपण के लिए वृक्षारोपण को लेकर राजस्व वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण और जांच के बाद अधिग्रहण के लिए सही समझा जाएगा। सभी तहसीलों को भूमि अधिग्रहण संबंधी डाटा GIS पर मैप करवाने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला चिकित्सालय हरिद्वार और जिला महिला चिकित्सालय हरिद्वार के चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में आउटसोर्स कर्मियों की आपूर्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही समस्त हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं का चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा फॉलो अप सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रही विभिन्न स्वास्थ्य पहलों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर से बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किए जाए। चिकित्सालय में आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। ऋषिकेश फायर ब्रिगेड की टीम ने अपनी कार्य दक्षता को परखने के लिए हरिद्वार रोड स्थित एक फैक्ट्री में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान फायरकर्मियों को फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही फायरकर्मी मौके पर पहुंचे और फैक्ट्री में लगी आग को बुझाया। इस दौरान आग लगने से कुछ फैक्ट्री कर्मी घायल हुए, जिन्हें समय रहते उपचार के लिए अस्पताल भेजकर उनकी जान बचाई गई। एफएसओ सुनील दत्त तिवारी ने बताया कि मॉक ड्रिल का सफल आयोजन रहा। कम से कम समय में घटनास्थल पर पहुंचने का रिस्पांस टाइम बेहतर देखने को मिला। इसके अलावा आग बुझाने की प्रक्रिया का समय भी बेहतर रहा। मौके पर फैक्ट्री कर्मियों को आग बुझाने के तरीके भी सिखाए गए। विगत 3 माह पूर्व नगरपालिका परिषद मसूरी की ओर से माल रोड पर पटरी लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले लगभग 130 लोगों को विस्थापन के नाम पर हटा दिया गया था, जिससे पटरी व्यवसाय पर निर्भर लोगों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा था। आज पटरी व्यापारियों द्वारा माल रोड पर अपनी दुकानें लगाई गई, जिसके बाद नगरपालिका और मसूरी पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने का प्रयास किया, लेकिन पटरी व्यापारियों और प्रशासन के बीच की नोक-झोंक हो गई और पटरी व्यापारियों ने आरोप लगाया कि 3 महत्वपूर्ण नगरपालिका द्वारा दुकान हटाने के निर्देश दिए गए थे और फिर 15 दिन का समय लिया गया है, जिससे उन्हें राशन, बिजली पानी और बच्चों की स्कूल की फीस के साथ ही दवाइयों के लिए भी दर-दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने बताया है कि उन पर आपदा के साथ नगरपालिका का भी कहर टूटा हुआ है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा कि यदि नगरपालिका की ओर से पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित करना था तो उन्हें इस पर ठोस निर्णय लेना चाहिए था और पटरी व्यापारियों की लिस्ट को सार्वजनिक करना चाहिए था। लेकिन पटरी व्यापारी इमराना ने बताया कि काफी लंबे समय से माल रोड पर पटरी लगाकर अपना वह जीवन चला रही हैं। ऐसे में लेकिन नगरपालिका की ओर से 3 माह पहले उन्हें वहां से हटा दिया गया। आश्वासन दिया कि 3 महीने तक हम आपकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और नई व्यवस्था के साथ जो हम आपको सही तरीके से बिठाएंगे, छटनी करेंगे, ये करेंगे। पर लेकिन 3 महीने के बाद भी नगरपालिका के माध्यम से कोई भी ऐसा ठोस निर्णय नहीं ले पाए कि कितने लोग बैठेंगे और कितने नहीं बैठेंगे और कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा और क्या क्राइटेरिया होगा। ये नगरपालिका की मैं इसमें गलती मानता हूं। जो भी इनको बिठाना लिस्ट आउट कर दे, अपने आप ही लड़ते रहेंगे पटरी वाले कि कौन बैठे कौन नहीं बैठे, क्योंकि यही पटरी वालों की सबसे बड़ी गलती है कि जब एक घर के 4-4, 5-5 बैठे तो इन्होंने किसी को रोका नहीं है। आज इन्हीं के गले की घंटी ये जो पटरी वाले जो एक्स्ट्रा बैठे, जो बाहर से आकर के बैठे, जिन्होंने बाहर के अपने रिश्तेदार बुलाए, आज इन्हीं के गले की घंटी फंस गई है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, बहुत ज्यादा क्या कहना है। मैं तो रोज ही कल भी कहा है, परसों भी कहा, अभी भी। ये मुद्दत हो चुकी है। बहुत सारे अध्यक्ष आए, किसी ने भी इस तरीके से सफाया नहीं करा जैसे हमारा हो चुका है। हाँ, हटाने की बात पहले भी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बिठा दिया गया था। बहुत अच्छे अध्यक्ष आए इस कुर्सी के ऊपर, किसी को 5 बजे से बिठाया तो किसी को 2 बजे से बिठाया, लेकिन पटरी कंटिन्यू लगी है। लेकिन इस बार तो पता नहीं मैम को क्या हो गया है, ये अध्यक्षा मतलब कंटिन्यू सफाया करती चली जा रही है। 3 महीने कंटिन्यू में घर में बैठे हुए हो गए और अब 15 दिन का टाइम मांग रही है। मेरा कहना ये है और सारे पटरी वालों का कहना ये है कि ठीक है, राशन आप लोग दे रहे हैं, लेकिन राशन के साथ साथ क्या राशन ही सब कुछ होता है? बिना बोले हुए हमको हटाया। उसके बाद बोला 3 महीने उसके बाद तुम्हारी दुकान लगेगी, ठीक है। 3 महीने तक हम घर में रहे। 3 महीने के बाद हम गए मैम के पास कोशिश करने की, कभी रात को लगाएंगे मैम। 10 बजे भी मैम ने बिल्कुल मना कर दिया कि 10 बजे भी तुम दुकान मत लगाना है। फिर मैम ने कल बुलाया कि 15 दिन का टाइम है और दे दो। जब मैम ने 3 महीने तक कुछ नहीं कर पाई तो 15 दिन में क्या करेगी? फिर हम कैसे मान लें कि 15 दिन में दुकानें बन जाएगी, जब 3 में फिर 15 दिन के बाद बोले।
ऋषिकेश के निकट मोनीकृति थाना पुलिस और एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की टीम ने भद्रकाली रोड से नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से टीम ने 600 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे और एंटी नारकोटिक्स ट्रांसपोर्ट के प्रभारी ऐश्वर्या पाल की टीम ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान रामकेश निवासी रोहतक हरियाणा के रूप में हुई है, जो फिलहाल हरिद्वार की पंतदीप पार्टी के पास रहता है। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। फिलहाल पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस कप्तान ने नशे को जड़ से खत्म करने के लिए स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है। नशा बेचने और करने वालों की जानकारी गोपनीय रूप से पुलिस को देने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने रायबाला थाना क्षेत्र से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 45 लाख रुपए कीमत की 151 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। एसटीएफ की टीम ने तस्करों को मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने नशा तस्करों को जेल भेज दिया है। एसटीएफ की टीम ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। एसटीएफ के एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने रायबाला थाना पुलिस के सहयोग से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनकी पहचान इजाद खान निवासी बदायूं और नूर आलम निवासी देहरादून के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने हेरोइन बदायूं से खरीदकर छात्रों को छोटी छोटी बीट के रूप में बेचने का जुर्म कबूल किया है। एसटीएफ की टीम बदायूं पुलिस से संपर्क कर मामले की गहराई में जाने का प्रयास भी कर रही है। फिलहाल नशा तस्करों को जेल भेज दिया गया है। उत्तरकाशी में 10 दिन पहले लापता हुए पत्रकार राजू प्रताप का शव जोशियारा बैराज से बरामद हुआ है। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे कार दुर्घटना बताया है, लेकिन राजू के परिजनों ने इसे साजिश के तहत हत्या करार देते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। इस मामले को लेकर एसपी सरिता डोभाल ने बताया कि 28 सितंबर को जोशियाड़ा बैराज में पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित अन्य रेस्क्यू टीम को एक शव मिला था, जिसको गुमशुदा के परिजनों को दिखाया गया तो परिजनों ने शव की शिनाख्त पत्रकार राजू प्रताप के रूप में की। शव को अस्पताल दाखिल कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बताया कि पत्रकार राजू प्रताप की डेड बॉडी पर मारपीट संबंधी कोई निशान नहीं पाए गए। शरीर के चेस्ट एब्डोमिनल हिस्से में कुछ आंतरिक चोटें हैं, जो दुर्घटना के समय आना संभव है, जिससे मृत्यु होना संभव बताया गया है। मामले में विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। जो भी तथ्य सामने निकल कर आते हैं, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 19 को राजीव प्रताप के परिवारजनों द्वारा राजीव की मिसिंग के संबंध में थाने में सूचना दी गई थी। इसके पश्चात हमारे द्वारा जो विभिन्न सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया, जिसके पश्चात हमको ये पता चला कि 18 तारीख की रात में राजीव प्रताप अपने दोस्तों के साथ थे और उसके बाद अपने दोस्त की गाड़ी लेकर के गंगोरी की तरफ चले गए थे। जो हमारे पास फुटेज आई है 11:39 पर, जिसमें कि ये अकेले गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 500 मीटर दूर पर ही जो घटना स्थल है, जहां पर अगले दिन उसके पास ही हमें इनकी गाड़ी मिली। उसके पश्चात से हम लोग लगातार इनकी सर्च कर रहे थे। गाड़ी को भी बाहर निकाल करके जब चेक किया गया तो उसके अंदर इनकी चप्पल मिली। उसके पश्चात से नदी में हमारे द्वारा लगातार सर्चिंग की गई। दिनांक 28 को इनकी डेड बॉडी जोशियाड़ा बैराज से मिली थी। उसके पश्चात पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इनकी डेथ जो है चेस्ट और एब्डोमिनल इंजरीज, इंटरनल इंजरीज के कारण होना बताया है, जिसमें डॉक्टर द्वारा इस तरीके की चोटें एक्सीडेंटल इंजरीज होना बताया गया और उसी से उनकी मृत्यु की संभावना बताई गई है। इसके पश्चात घर वालों द्वारा क्योंकि कई अन्य फैक्ट भी लाए गए थे, तो वो सारी चीजें हम लोग विवेचना में उन सारी चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं और वर्तमान में विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है। नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत जनपद मुख्यालय नई टिहरी स्थित बोराड़ी स्टेडियम में जिला समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में 14 सितंबर से 17 दिवसीय महादेव क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट आयोजित किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डीएम टिहरी नितिका खंडेलवाल ने खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए फाइनल मैच के पहले
ओवर की पहली बॉल फेंकते हुए मैच का शुभारंभ किया। साथ ही खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि ग्रामीण अंचलों के युवा खिलाड़ियों को एक मंच देने के लिए यह अच्छा प्लेटफॉर्म है। उन्होंने सभी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस तरह के आयोजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही डीएम ने युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। कहा कि बौराड़ी स्टेडियम का सुधारीकरण जल्द करवाया जाएगा और इसी प्रकार जनपद के अन्य क्षेत्रों के खेल मैदान जो कि विकसित नहीं हो पाए हैं उन्हें भी शुरू किया जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत जनपद मुख्यालय में नई टिहरी स्थित बौराड़ी स्टेडियम के जिला समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में 14 सितंबर से 17 सितंबर दिवसीय महादेव जो है क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। इस बीच मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची डीएम टिहरी नितिका खंडेलवाल ने खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए फाइनल मैच के पहले ओवर की पहली बॉल फेंकते हुए मैच का शुभारंभ किया। साथ ही खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि ग्रामीण अंचलों के युवा खिलाड़ियों को एक मंच देने के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।